आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं टेंस, उसके टाइप और उसके सब टाइप और उसके एग्जाम्पल। ठीक, आज हम पढ़ेंगे टेंस का जो पहला टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? मुख्य क्रिया के साथ ता आता हो, ती आता हो और ते आता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी पहचान जो है, इसकी पहचान देख लेते हैं। मुख्य क्रिया के साथ ता ती ते आता है। ठीक, जैसे महेश नाचता है, रमेश खाता है, रोहन जाता है, रोहन स्कूल जाता है, रोहन पढ़ने जाता है, रोहन घर आता है। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनमें जैसे लास्ट में ता आता है, ते आता है, ते आते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक, अब इन सेंटेंस को हम बनाएं कैसे? तो जैसे हमारा टॉपिक है कैसे बनाएं, तो आगे देखते हैं आखिर बनाएं कैसे। अफर्मेटिव सेंटेंस चलते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो 10 सेंटेंस चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है। एक स्ट्रक्चर होता है SVO। तो SVO का मतलब क्या होता है? S मीन सब्जेक्ट, V मीन्स वर्ब, O मतलब ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर सेम टू सेम इसी से बनता है, इसी से मिलता जुलता सभी स्ट्रक्चर रहते हैं। बस थोड़ा सा फर्क क्या होता है देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में कि हमारे पास क्या रहेंगे, एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा, यस या यस हम उसमें लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो हमारा जो परफेक्ट स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ यस या यस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है देखिए, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये जो यस या यस है ये किसके साथ और कब लगता है, तो आगे एक लाइन लिखी हुई है देखिए यहाँ पे, यस या यस आर यूज्ड विथ ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, तो चलिए एक बार एक झलक देख लेते हैं कि आपके थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होते क्या है। तो मैं बात करूँगा फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन में आपके क्या क्या आते हैं, वो भी सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, चलिए दोनों बताते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में जो आपके सब्जेक्टिव केस में आते हैं वो आते हैं आई और वी। ये हो गए आपके फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस। इसी का आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में आई का हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, अस हो जाता है। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। आते हैं बात सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन क्या हो गया, यू हो गया। यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है आपका, यू ही होता है। ठीक, अब आते हैं थर्ड पर्सन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो थर्ड पर्सन क्या आ जाएगा आपका, तो थर्ड पर्सन में आपके आते हैं ही आते हैं, सी आते हैं, इट आते हैं, और कोई देखिए एक दे आता है और कोई नाउन आता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इट का इट्स। दे का देम। इट का इट्स नहीं बल्कि इट ही रहेगा। और आप जानते ही हैं नाउन मतलब नाम, यानी किसी का भी नाम होगा वो क्या हो जाएगा, नाउन। तो यहाँ पे क्या कहा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात अगर करें तो इसमें जो है ही आपका है, इतना हमको लेना है। ठीक, तो जो ही है वो क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर, यानी कि एक व्यक्ति के लिए बात की जा रही है। सी एक व्यक्ति, इट वो भी एक ही के लिए है। दे आपका हो जाता है क्या, प्लूरल सब्जेक्ट। क्यों प्लूरल सब्जेक्ट, दे कई लोगों के बारे में बात करता है। और नाउन जो है आपका ये भी क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यानी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो आपके इसमें क्या क्या आ जाएंगे, ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा और कोई नाउन आ जाएगा। ठीक, यानी कि हमको लगाना किसके साथ है, यस या यस, ही सी इट, और कोई नाउन आ जाता है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, यस या यस लगाएंगे। अब देखिए यस या यस कुछ वर्ब होते हैं जिनमें कहीं यस लगता है कहीं पे यस लगता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1, जब मुख्य क्रिया के अंत में ओ आता हो, जब मुख्य क्रिया के अंत में ओ आता हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ईएस लगाते हैं। जैसे गो आ गया, और तो गो को हम क्या करेंगे, गोज कर देंगे। डू आ गया तो डस कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर वर्ब की क्रिया में ओ आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ईएस लगा देंगे। ठीक है, उसी तरीके से कुछ नाउन भी हो गए आपके, जैसे कि नाउन में देखिए ओ आ गया, एस आ गया, एस एच आ गया, सी एच आ गया, एक्स आ गया, ई एस आ गया, जेड आ गया। तो उनमें हम क्या करते हैं, यस लगाते हैं। जैसे बस हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस आया हुआ है तो हमने क्या किया, यहाँ पे यस लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे वॉश क्या हो गया, आपका वर्ब आ गया, यहाँ पे वॉश क्या किया हमने, यस लगा दिया। ठीक है, एस एच आया हुआ है ना, एस एच, एक्स आया हुआ है तो हमने क्या किया, इस नाउन में ई एस लगा दिया। यहाँ पे जेड आया हुआ है, हमने ई एस लगा दिया।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मुख्य क्रिया के अंत में ओ आता है तो यस लगाएंगे, और नाउन के अंत में अगर ये सब आते हैं तो भी हम क्या करते हैं, यस लगाते हैं। नंबर 2 देख लेते हैं क्या है कि जब मुख्य क्रिया के अंत में कोई क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो प्लस उसके साथ वाई आया हुआ हो, और यदि वॉवेल हो और प्लस उसके साथ वाई आया हुआ हो, तो उसके क्या नियम है। तो उसके नियम देखिए, अगर कॉन्सोनेंट है तो आपके क्या है, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, आर, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस वाई को हटा देते हैं और आई ई एस जोड़ देते हैं, तो ये हो गया आपका क्राइस। MARR वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट आया, वाई को हमने हटाया, IES जोड़ दिया, वाई को हटाया, एक कॉन्सोनेंट आया हुआ है तो हमने क्या किया, IS जोड़ दिया। अब देखिए इसमें एक वॉवेल आया हुआ है, तो वॉवेल आपको पता ही है, AEIOU, ठीक, ये आपके, तो यहाँ पे देखिए वाई के पहले एक वॉवेल आया हुआ है तो हमने क्या किया, उसमें सीधे यस का प्रयोग कर दिया। वाई के पहले एक ए आया है यानी कि वॉवेल आया है तो हमने सीधे यस का प्रयोग कर दिया। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, देखिए वह स्कूल जाता है, तो हमने क्या कहा है, हमने देखिए स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा है, स्ट्रक्चर में हमारा क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस और ऑब्जेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे SVO के थ्रू देख लेंगे, तो SVO के थ्रू देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक सबसे पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो हमने वह यानी काम तो यही कर रहा है तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया ही। अब देखिए वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वर्ब यहाँ पे जाना एक क्रिया हो रहा है तो यहाँ पे हमने गोज लिख दिया, और कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो हमने क्या किया, टू स्कूल लिख दिया। चलिए नरेश घर आता है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। अब देखिए नरेश घर आता है तो आना के मतलब इंग्लिश क्या हो जाएगी, कम। अब हमको पता है इसके साथ यस या ईएस लगाना होता है क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि थर्ड पर्सन है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ हमको यस लगाना होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कम्स, ठीक, टू होम, तो हमने क्या किया यहाँ पे घर की इंग्लिश होम लिख दिया। चलिए ठीक है, वह पार्क में दौड़ता है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम, वह पार्क में दौड़ता है, तो सब्जेक्ट ये है तो हम क्या करेंगे ही। अब क्या करता है, ये दौड़ता है, ठीक, तो दौड़ता है यानी कि वर्ब है ना, तो वर्ब का क्या करेंगे यहाँ पे, रन। अब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं, यस या यस का प्रयोग करते हैं, तो हमने रन के साथ यस लगा दिया, ठीक है। यानी हमको क्या पता है कि अगर ये सब चीज़ें आएंगी तो हम इसके साथ यस लगाएंगे, बाकी जो कुछ भी बचता है उसके साथ यस लगा देंगे, ठीक है। रन कहाँ पे दौड़ता है, पार्क में, इन द पार्क। चलिए नेक्स्ट चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या है कि निगेटिव सेंटेंस में हमको क्या करना है कि एक सब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने बताया था SVO, यही फार्मूला आपको याद रखना है हमेशा, SVO, तो सब्जेक्ट वर्ब। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ब आया है आपका, अब इस वर्ब को हमको डिफाइन करना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ये, और यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है, यानी ये इतना पूरा आपका वर्ब हो गया। अब इस वर्ब को हम तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपका डू या डज लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। हमेशा ध्यान दीजिए कि नॉट कब लगता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीचों बीच में ही आपका नॉट लगता है। डज का प्रयोग सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और बाकी बचे हुए के साथ क्या करेंगे, हम डू का प्रयोग करेंगे, ठीक। आगे चलें, देखते हैं, बनाते हैं इसका। तो हमारा ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को लिख लेंगे क्या, यू, क्या करता है, लिखते हैं। तुम एक पत्र नहीं लिखते हो जाएगा यहाँ पे, तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, तो यहाँ पे लिखते हो तो यू। अब लिखते हो कि इंग्लिश तो लिखेंगे नहीं, पहले हमको क्या करना है, डू या डज लगाना है क्योंकि यहाँ पे नहीं आया हुआ है, तो यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, डू, उसके बाद नॉट, ठीक। अब नहीं, तो नहीं का इंग्लिश हो गया नॉट। अब क्या नहीं करता है, ये लिखता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट, क्या, एक पत्र यानी कि ए लेटर। एक बार फिर से देख लीजिए, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, यू यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। अब कहा है कि डू या डज लगाना है मुझे, तो मैंने क्या किया, यू यानी कि प्लूरल है, प्लूरल के साथ मैंने डू लगा दिया, ठीक है, प्लूरल के साथ मैंने डू लगा दिया। आगे कहा था नॉट लगाने के लिए, मैंने नॉट लगा दिया, ठीक। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोला, फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। अब उसके बाद कहा है कि एक ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र है ना, तो ए लेटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए ठीक है, रमेश क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट हो जाएगा। स्कूल नहीं जाता है, तो रमेश स्कूल नहीं जाता है, तो ये है आपका सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे डज नॉट। अब देखिए यहाँ पे जाना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गो टू स्कूल, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब देखिए पार्क में नहीं दौड़ता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही है, यानी कि इसके साथ क्या लगेगा, डज, तो डज नॉट दौड़ना क्या हो जाएगा, रन। तो यहाँ पे आप रन्स नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले से ही लग चुका है, ठीक है। तो इसको हेल्पिंग वर्ब यानी हम वहाँ पे यस या यस लगा क्यों रहे थे, इसलिए लगा रहे थे क्योंकि हमें पता चल सके कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है इंग्लिश में तो ऐसे ही की जाती है कि सब्जेक्ट हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यदि मेरे पास डू और डज लग गया तो मुझे हेल्पिंग वर्ब में यस या यस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसी से हम पहचानेंगे कि जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो ही डज नॉट रन कहाँ पे? इन द पार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करते हैं, अभी तक हम क्या लिख रहे थे कि सब्जेक्ट लिख रहे थे, हेल्पिंग वर्ब लिख रहे थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, ऑब्जेक्ट लगा रहे थे। अब क्या करना होता है इसमें कि हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट पहले आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, तो और उसमें देखिए एक वर्ड और आता है आपका WH वर्ड। तो WH वर्ड यानी WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं उनके साथ क्या होता है, देखिए कि इनमें क्या होता है, हम जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे यहाँ पे उनके जस्ट पहले WH वर्ड आ जाता है। तो एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या आप लिखते हैं, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली के इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव वो वे होते हैं जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या आप लिखते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंस जिनका जो आंसर है वो हम हाँ या ना में दे सकें, यानी कि यस आर नो में कर दे सकें, उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन WH फैमिली के जो सेंटेंस होते हैं उनका हम जो आंसर है यस आर नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आप लिखते हैं, तो आप कहेंगे या तो हाँ लिखते हैं, या फिर कहेंगे नहीं मैं नहीं लिखता हूँ। ठीक, आप क्या लिखते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आप क्या लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए WH फैमिली के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो चलिए बनाते हैं इसको कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना होता है, जब वाक्य क्या से शुरू हुआ होता है तो हमको सबसे पहले क्या लगाना होता है, डू या डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना होता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब मतलब मेन वर्ब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे। अब यहाँ पे आप है, आप की इंग्लिश क्या होती है, तुम होता है, सॉरी यू होता है। तो यू को हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, डू का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू यू। अब क्या करना होता है, मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिखना। डू यू राइट, डू यू राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो डू यू राइट, क्या आप लिखते हैं, तो इसका आंसर आप क्या करते हैं, यस या नो में करते हैं। ठीक, आप क्या लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या बीच में आ गया या फिर क्वेश्चन वर्ड जो है वो आपका बीच में आ गया। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको ये जो क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है उसी की इंग्लिश पहले लिख देना है। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। अब क्या करना होगा, डू लगा देंगे, क्योंकि यू के साथ हमेशा डू। व्हाट डू यू राइट, व्हाट डू यू राइट। तो हमने क्या किया, WH वर्ड लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा और ऑब्जेक्ट लिखा। तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क लगा। क्या वह पार्क में दौड़ता है, तो आप सीधे कहेंगे हाँ दौड़ता है या फिर नहीं दौड़ता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या से शब्द शुरू हुआ है, क्या से वाक्य शुरू हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए हमको करना होता है कि डू या डज से स्टार्ट करना होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होता है। वह यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए डज। तो यहाँ पे डज ही। अब देखिए हमको क्या करना होता है, इसके बाद मेन वर्ब लगाना होता है। मेन वर्ब क्या हो जाएगा, दौड़ना। दौड़ने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, रन। डज ही रन, कहाँ पे, इन द पार्क। ठीक, वह कहाँ दौड़ता है। अभी तक तो क्या था यहाँ पे कि क्या वह पार्क में दौड़ता है, अब बोल रहा है कि वह कहाँ दौड़ता है। तो हम इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो ये कि कौन सी फैमिली का इंट्रोगेटिव हो गया, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कहाँ की इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो वेयर। अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वेयर डज। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्ट आपका लिखेंगे, वेयर डज ही, मेन वर्ब लगा दिया मैंने, डज ही रन। ठीक, तो ये हो गया आपका WH फैमिली का इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट क्या है कि क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है। अब देखिए इसमें नहीं आ गया। अब इसमें नहीं आ गया तो इसमें हम क्या करेंगे, जो निगेटिव वर्ड है इसको कहाँ लगाएंगे। तो निगेटिव वर्ड लगाने के लिए हमको करना क्या होता है, सिंपल। अब चाहे वो WH फैमिली का हो या फिर इंट्रोगेटिव का हो। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, नॉट लगाने के लिए हम सबसे पहला काम, हम सब्जेक्ट के ठीक बगल में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके ठीक बगल में हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अब इसमें भी क्या करेंगे, इसके ठीक बगल में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे सब्जेक्ट के। तो चलिए, तो क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या से शुरू हुआ है। जब क्या से शुरू हुआ होता है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वह है तो वह के लिए डज, तो डज। अब देखिए फीमेल है तो फीमेल के लिए सी लगाएंगे, तो डज सी। क्या करती है यहाँ पे, हमको इसके बाद मेन वर्ब लगाना होगा ना, लेकिन मेन वर्ब लगाने से पहले हमको नॉट की भी तो इंग्लिश लिखनी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट, डज सी नॉट। तो यही तो कहूँ मैं, डज सब्जेक्ट, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, डज सी नॉट। उसके बाद क्या करना है, हमको मेन वर्ब लिखना है, डज सी नॉट राइट, डज सी नॉट राइट ए लेटर।
ठीक। अब इसी तरीके से हमको इन सबको भी बनाना हो इंट्रोगेटिव का निगेटिव, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, अब इसको लिखा है कि वह कहाँ नहीं दौड़ता है, तो वेयर डज ही नॉट रन हो जाएगा। क्या वह पार्क में नहीं दौड़ता है, तो क्या करेंगे? डज ही नॉट रन इन द पार्क। आप क्या नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या, व्हाट डू यू नॉट राइट। क्या आप नहीं लिखते हैं, डू यू नॉट राइट। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव के भी निगेटिव को भी बनाते हैं। आशा है कि इस वीडियो में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और